हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.56 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ राउंड बॉक्स ऑफ इनर डायमीटर डी कैपिटल कंटेनिंग अ वाशर ऑफ रेडियस आर लाइज ऑन अ टेबल एज शोन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। द बॉक्स इज मूव्ड एज ए होल एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v directed along the lines of centers of the box and the washer. At an instant t0, the washer hits the box. Which one of the following options for the time dependence of the velocity relative to table? ये washer की velocity है table के relative, starting from the instant t0 and assuming that all the impact of the washer against the box are perfectly elastic is correct. The friction between the box and the washer should be neglected. तो क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझें। जो पिक्चर दिया हुआ एक बार उसे समझ लें कि आपको एक राउंड बॉक्स गिवन है और इस बॉक्स का डायमीटर कैपिटल डी दिया गया है। इस प्रॉब्लम में कुछ इस तरह से इसको मैं शो कर रहा हूं, आप ध्यान से देखें। और एक वाशर एक आर्बिट्रेरी पोजीशन पे दिखाया गया है। मैं वही पिक्चर बना रहा हूं जो गिवन है, तो पहले आप इसे समझ लें। इसका रेडियस आर गिवन है, सो डायमीटर की रिक्वायरमेंट होगी तो 2r माना जा सकता है इसे। इस वाशर के सेंटर से एक लाइन अगर मैं पास कराऊं तो कुछ इस तरह से सिमेट्री लाइन बनेगी, जबकि इस बॉक्स के लिए सिमेट्री लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये गिवन है कि the box is moved as a whole at a constant velocity v directed along the lines of centers of the box and the washer। यानी कि ये पूरा सिस्टम इन दोनों लाइंस ऑफ सेंटर के along मूव कर रहा है। सो कुछ इस तरह से मैं इस बॉक्स की वेलोसिटी को प्रेजेंट करूंगा। आप ध्यान से देखें, इस एक्सिस को अगर आई कैप से शो किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स को लिखा जा सकता है इस प्रॉब्लम के लिए वी आई कैप। यहां पर ध्यान दें, ये बॉक्स की वेलोसिटी है और इसे कांस्टेंट बताया गया है इस प्रॉब्लम में। ये बॉक्स जब मूव करना स्टार्ट करता है तो चूंकि इस बॉक्स और वाशर के बीच में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये लास्ट लाइन में गिवन है कि फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड वाशर शुड बी नेग्लेक्टेड। सो ये बॉक्स मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा और जिस इंस्टेंट पर ये इस वाशर से टकराएगा उस इंस्टेंट को t इक्वल टू टी नॉट कह के एक्सप्लेन किया गया है। यानी t इक्वल टू टी नॉट वो टाइम इंटरवल नहीं है जितनी देर बाद ये टकराया जीरो से स्टार्ट करके। टी नॉट उस टाइम को बोला गया है जिस टाइम पर ये बॉक्स इस वाशर से टकराया। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई फ्रिक्शन बॉक्स और वाशर के बीच में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बॉक्स के चलना स्टार्ट करने के बाद भी वाशर ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में ही रहेगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर बॉक्स के फ्रेम से देखा जाए तो वाशर v स्पीड से बॉक्स की इस वॉल की तरफ आएगा। सो टी नॉट उस समय को बताया गया है जिस पर ये दोनों बॉक्स और वाशर एक दूसरे से टकराते हैं फर्स्ट टाइम। हमें इस क्वेश्चन में वाशर की वेलोसिटी v वाशर और टाइम के बीच में एक रिलेशन डेवलप करना है। यानी आपको वाशर की वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन के रूप में प्रेजेंट करना है। टी नॉट उस टाइम को माना गया है जिस टाइम पर ये बॉक्स जो कि राउंड शेप्ड है इस वाशर से इंपैक्ट लेता है। अब ध्यान दें, अगर मैं इस पिक्चर को टी नॉट टाइम से स्टार्ट करूं एक बार फिर से तो कुछ इस तरह का पिक्चर हमारे सामने आएगा। आप ध्यान से देखें, ये बॉक्स है और अब ये वाशर इंपैक्ट लेने के बाद कुछ इस तरह से शो किया जाएगा इस कॉर्नर पे। आप ये मान लें कि ये t इक्वल टू टी नॉट मूवमेंट है जब ये वाशर इस बॉक्स से पहली बार इंपैक्ट ले चुका है। ये डायमीटर 2r गिवन है इस वाशर के लिए और बॉक्स का डायमीटर d गिवन है। इस इंपैक्ट के बाद हम जानते हैं कि इस वाशर ने ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक वेलोसिटी डेवलप कर ली होगी। सो सबसे पहले हम वाशर की उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे जो इस इंपैक्ट के बाद उसे मिलेगी। तो ध्यान दें, जस्ट इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद अगर हम वाशर और इस राउंड बॉक्स की वेलोसिटीज को लिखें तो वो क्या होंगी एक बार समझें। वाशर की वेलोसिटी u1 वेक्टर को इस इंपैक्ट से पहले
नल वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। आप ध्यान दें, जबकि इस राउंड बॉक्स की वेलोसिटी को इंपैक्ट से पहले हम लिख पाएंगे u2 वेक्टर इक्वल टू वी आई कैप। ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि ये राउंड बॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी वी आई कैप से ट्रेवल कर रहा है। सो u1 वेक्टर को नल वेक्टर और u2 वेक्टर को वी आई वेक्टर लिखा जा सकता है। इंपैक्ट के बाद आप ये मान लें कि वासर की वेलोसिटी v1 वेक्टर हो चुकी है। यहां पर ध्यान देते रहें, वासर की वेलोसिटी अननोन है, उसे मैं v1 वेक्टर से लिख रहा हूं। और चूंकि ये दिया है कि इस राउंड बॉक्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इंपैक्ट के बाद भी इस वेलोसिटी को हम वी आई कैप से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब आप ध्यान दें, कोलिजन को इलास्टिक बताया गया है और हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन के लिए रिलेटिव वेलोसिटी यानी वासर की वेलोसिटी बॉक्स के रिलेटिव जितनी होगी वो इनिशियल इंपैक्ट से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी के माइनस ई टाइम्स के बराबर होगी। और चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो मैं ई की वैल्यू को 1 पुट कर सकता हूं। अगर मैं ई का वैल्यू 1 अप्लाई करूं तो v1 माइनस v2 वेक्टर इक्वल टू -1 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जाना चाहिए इस रिलेशन को। यहां पर आप ध्यान दें कि इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, ये रिलेशन सभी प्रकार के कोलिजन्स में एप्लीकेबल है। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं या रिमेंबर कर सकते हैं कि किसी भी कोलिजन के लिए कोलिजन से पहले रिलेटिव वेलोसिटी के माइनस ई मल्टीपल के बराबर होती है कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी। सो वासर की वेलोसिटी इस बॉक्स की रिलेटिव कोलिजन के बाद और वासर की वेलोसिटी इस बॉक्स के रिलेटिव कोलिजन से पहले कुछ इस तरह से कनेक्ट होंगी। चूंकि ये कोलिजन इलास्टिक है, ये इस प्रॉब्लम में गिवन है कि आप इस कोलिजन को इलास्टिक माने, सो मैंने ई का वैल्यू 1 पुट कर दिया है। आप जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को 1 पुट किया जा सकता है। सो सभी डेटा अगर मैं इसमें अप्लाई करूं तो क्या आउटकम मुझे मिलेगा, एक बार आप देखें। ये होगा v1 वेक्टर माइनस वी आई कैप इक्वल टू माइनस u1 वेक्टर जो कि एक नल वेक्टर है माइनस वी आई कैप। और अगर इसे सॉल्व करें तो v1 वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ध्यान दें, ये होगा प्लस वी आई और ये टर्म इस तरफ प्लस वी आई बन जाएगा। सो मैं इसे 2 vi कैप से लिख रहा हूं। यानी जब ये इंपैक्ट t इक्वल टू टी नॉट टाइम पे होगा तो उसके बाद इस वासर की वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में 2 vi कैप हो जाएगी। ये बात आप ध्यान दें कि ये वेलोसिटी ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हुई है। यानी अब ये वासर इस टाइम t बराबर टी नॉट के बाद 2 vi कैप वेलोसिटी से चलेगा, जबकि इस बॉक्स की वेलोसिटी vi कैप स्टैटिक रहेगी, ऐसा गिवन है प्रॉब्लम में। और अगर वेलोसिटी ऑफ वासर को मैं बॉक्स के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट करूं तो वासर की वेलोसिटी बॉक्स के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वासर इंपैक्ट के बाद ये 2 vi कैप है माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स जो कि इंपैक्ट के बाद भी vi कैप है। सो वासर की वेलोसिटी बॉक्स के रिस्पेक्ट में vi कैप कैलकुलेट हुई है। यानी इस प्रोसेस में इंपैक्ट के बाद वासर ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 2 vi कैप वेलोसिटी वेक्टर से मूव करेगा, जबकि यही वासर इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में vi कैप वेलोसिटी से। अब ध्यान दें, वासर चूंकि बॉक्स से तेज मूव कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि यह वासर मूव करता हुआ इस बॉक्स की सेकेंड वॉल से भी इंपैक्ट लेगा। तो क्लियरली अगर ये वासर इस पोजीशन से इस सेकंड पोजीशन तक पहुंचता है तो सबसे पहले आप ये समझें कि इस प्रोसेस में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो ध्यान दें, अगर मैं इस इनिशियल वॉल से मेजरमेंट स्टार्ट करूं तो इनिशियल वॉल के यहां से यहां आने तक जो टोटल लेंथ कवर हुआ है वो d-2r के बराबर है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट इस वासर ने ट्रेवल किया है इस प्रोसेस में वो d-2r है। हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि इस d-2r डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा वासर को। तो ध्यान दें, अगर हम d-2r डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले आप ये समझें कि हम बॉक्स के रिलेटिव बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब ये बॉक्स खुद मूव कर रहा है और इसके अंदर वासर भी मूव कर रहा है
तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए इस डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग अलग है, लेकिन हम यहां पर जिस टर्म को डिस्प्लेसमेंट के रूप में यूज करना चाहते हैं वो बॉक्स के इनसाइड एक ऑब्जर्वर के द्वारा देखा गया मेजरमेंट है। सो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट बॉक्स के रिलेटिव लिया है तो हम वाशर की वेलोसिटी को भी बॉक्स के रिलेटिव कंसीडर करेंगे, और ऐसा करने से जो टाइम कैलकुलेट होगा इस जर्नी के लिए, एक बार पहले मैं उसे कैलकुलेट कर लूं। मैं लिख सकता हूं d-2r इंटू आई कैप, इसे मैंने इस पोजीशन से इस पोजीशन तक के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में लिखा है बॉक्स के रिस्पेक्ट में, और इसे होना चाहिए वेलोसिटी बॉक्स के रिस्पेक्ट में इंटू टाइम के बराबर। और अगर इसे सॉल्व किया जाए तो यह टाइम इंटरवल कैलकुलेट होगा d-2r अपॉन v। यहां पर मैंने आई वेक्टर के कोफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर कर लिए हैं। सो इतने टाइम बाद ये वॉशर इस वॉल से स्टार्ट करके इस वॉल पे इंपैक्ट लेगा, यानी हमें पता लग चुका है कि पहले इंपैक्ट के बाद जब अपोजिट वॉल में दूसरा इंपैक्ट होगा तो उस समय कितना टाइम निकल चुका होगा इनिशियल टाइम के बाद। अब ध्यान दें कि जब वॉशर इस वॉल पर इंपैक्ट लेगा तो एक बार फिर से इलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट को अप्लाई अगर करना चाहें तो क्या क्या डाटा साथ में होंगे एक बार समझे। इस बार वॉशर की इनिशियल वेलोसिटी u1 वेक्टर को मैं 2v आई कैप लिखूंगा। यहां पर आप ध्यान दें ये सभी वेलोसिटीज मैं ग्राउंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, हालांकि हम जानते हैं कि हमें रिलेटिव वेलोसिटीज का रिक्वायरमेंट है। हम डायरेक्टली वॉशर की वेलोसिटी बॉक्स के रिस्पेक्ट में वी आई कैप भी कंसिडर कर सकते हैं इस टर्म के स्पेस में, लेकिन एक बार आप पूरी डिटेल से देख लें इसे, फिर आप अपना शॉर्टकट खुद क्रिएट कर लें। मैं एक्सप्लेन करके ही बता रहा हूं। सो u1 वेक्टर को 2v आई कैप लिखा जाएगा दूसरे इंपैक्ट के लिए, u2 वेक्टर को लिखा जाएगा v आई कैप जो कि फिक्स्ड है, v1 वेक्टर यानी इंपैक्ट के बाद वॉशर की वेलोसिटी अननोन है, इसे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, और v2 वेक्टर यानी बॉक्स की वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद, तो चूंकि वो कांस्टेंट है तो v आई कैप ही रहेगी। और अब फिर से एक बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, तो हमें मिलेगा v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर इक्वल टू -1 टाइम्स u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। अब इस स्टेप पे ध्यान दें कि u1 वेक्टर और u2 वेक्टर दोनों का रिलेटिव वैल्यू निकाला जा चुका है, तो मैं डायरेक्ट इसे v आई कैप ही अप्लाई कर रहा हूं, और सॉल्व करने पर जो आउटकम मुझे मिलेगा वो होगा v1 वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। आप देख सकते हैं कि माइनस v आई कैप राइट साइड जाके प्लस वी आई कैप बन जाएगा, और इस माइनस वी आई कैप के साथ जो टोटल आउटकम देगा वो नल वेक्टर होगा, यानी सेकंड इंपैक्ट के बाद ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए वॉशर रेस्ट में आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि पहले इंपैक्ट के बाद वॉशर की वेलोसिटी 2v आई कैप वेक्टर थी जो कि दूसरे इंपैक्ट के बाद नल वेक्टर हो गई। अब एक बात पे ध्यान दें कि अगर रिलेटिव टर्म्स में समझें, आप ये समझ सकते हैं कि अगर बॉक्स वी आई कैप से इधर को आएगा और वॉशर रेस्ट में है तो वॉशर माइनस वी आई कैप से बॉक्स को अपनी ओर आता दिखेगा। सो पहले इंपैक्ट से बॉक्स के रिलेटिव वॉशर की वेलोसिटी माइनस वी आई कैप थी, चूंकि कोलिजन इलास्टिक था तो इंपैक्ट के बाद वो बॉक्स के रिलेटिव वी आई कैप हो गई, और बॉक्स के रिलेटिव वी आई कैप होने का मतलब है ग्राउंड के रिलेटिव 2v आई कैप होना, क्योंकि बॉक्स खुद वी आई कैप वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक उसी प्रकार जब ये दूसरा इंपैक्ट हुआ तो ध्यान दें कि अब वॉशर 2v आई कैप से चल रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जबकि बॉक्स वी आई कैप से, तो बॉक्स के रिलेटिव वॉशर की वेलोसिटी अब वी आई कैप है। तो क्लियरली इलास्टिक कोलिजन होने के कारण जब इंपैक्ट हुआ तो इंपैक्ट के बाद वॉशर की वेलोसिटी बॉक्स के रिलेटिव माइनस वी आई कैप हो जानी चाहिए, और माइनस वी आई कैप होने का क्लियर मतलब है कि उसे रेस्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि बॉक्स खुद वी आई कैप से एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर बॉक्स वी आई कैप से ट्रेवल करेगा तो रुका हुआ वॉशर उसे माइनस वी आई कैप से मूव करता हुआ दिखाई देगा। सो इस तरह से हम इस इलास्टिक कोलिजन को समझ सकते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है तो एक ऑब्जेक्ट के रिलेटिव अगर दूसरे की वेलोसिटीज के चेंज देखे जाए तो केवल यही चेंज होता है कि जो वेलोसिटी इंपैक्ट से पहले किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स मैग्नीट्यूड की होती है वो वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद रिलेटिव फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में एक्स मैग्नीट्यूड की हो जाती है। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि इलास्टिक कोलिजन में मैग्नीट्यूड
रिलेटिव वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, केवल डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। और उसी चीज को हम इस प्रॉब्लम में भी देख पा रहे हैं। अब सभी इंपैक्ट्स पर वेलोसिटीज के चेंजेस देखे जा चुके हैं। हम ये देख पा रहे हैं कि पहले इंपैक्ट के बाद जो वेलोसिटी वासर की 2v हुई थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वही वेलोसिटी इस दूसरे इंपैक्ट के बाद नल वेक्टर हो गई है। और आप समझ सकते हैं कि इसके नल वेक्टर होने के बाद अब तीसरा इंपैक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि पहला इंपैक्ट हुआ था, क्योंकि पहले इंपैक्ट से पहले भी वासर रेस्ट में था और अब ये एक बार फिर से रेस्ट में आ गया है। और चौथा इंपैक्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि दूसरा इंपैक्ट है। यानी अब ये प्रोसेस अपने आप को रिवाइज करता रहेगा। एक बात और ध्यान रखें कि वासर की वेलोसिटी जब 2vi कैप है तो सिमिलर डायरेक्शन में इस बॉक्स की वेलोसिटी vi कैप है, यानी वासर की रिलेटिव वेलोसिटी vi कैप है। सो इस डिस्प्लेसमेंट को बॉक्स के रिलेटिव ट्रेवल करने में इतना टाइम लगा है वासर को। दूसरे इंपैक्ट में जब वासर की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो भी आप ध्यान से देखें तो बॉक्स के रिलेटिव इसकी वेलोसिटी v मैग्नीट्यूड की ही है। सो क्लियरली इतने ही टाइम के बाद, जिसे मैं d-2r/v कह रहा हूं, ये वासर तीसरे इंपैक्ट के लिए तैयार हो जाएगा। और वेलोसिटी में ग्राउंड ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये चेंज आता रहेगा। एक बार वेलोसिटी 2vi कैप होगी और उसके बाद नल वेक्टर हो जाएगी। सो अगर इन सभी बातों को ध्यान में रख के टाइम इंटरवल d-2r/v को समझ के और ये मानते हुए कि इनिशियल टाइम को t बराबर t0 कंसिडर करना है, मैं वेलोसिटी ऑफ वासर विद रिस्पेक्ट टू टेबल बोला गया है तो उसे आप ग्राउंड ही समझे, क्योंकि टेबल रेस्ट में है। सो अगर मैं वासर की वेलोसिटी जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर की जा रही है और टाइम के बीच में एक रिलेशन डेवलप करूं तो किस तरह का रिलेशन मुझे मिलेगा, आप एक बार ध्यान से देखें। मैं ये सभी टर्म यहां से हटा रहा हूं, इन सब पर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कैसा रिलेशन बनेगा वासर की वेलोसिटी जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर की जा रही है और टाइम के बीच में, आप ध्यान से देखें। हमें वासर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कंसीडर करते हुए टाइम के साथ उसका फंक्शन बनाना है। तो ध्यान दें, इस डिस्कशन से हम ये समझ चुके हैं कि वासर की वेलोसिटी जब प्रेजेंट की जाएगी तो उसके दो मैग्नीट्यूड होंगे, एक 2v होगा और एक 0 होगा। अब हमें उन टाइम इंटरवल्स को एक्सप्लेन करना है जिन पर वेलोसिटी 2v और 0 होगी, और अब मुझे इन वैल्यूज से एसोसिएटेड टाइम इंटरवल्स को शो करना होगा। तो ध्यान दें, t बराबर t0 पर इस इंपैक्ट को स्टार्ट कंसिडर किया गया है और जिस टाइम इंटरवल पर लगातार इंपैक्ट हो रहे हैं वो टाइम इंटरवल d-2r/v है। सो t इक्वल टू t0 को इस पूरी प्रोसेस का स्टार्टिंग टाइम मानते हुए, जैसा कि प्रॉब्लम में लिखा गया है, अगर 2v वेलोसिटी और 0 वेलोसिटी को टाइम से एसोसिएट किया जाए तो मुझे क्या एक्सप्रेशन लिखना होगा, आप ध्यान दें। इसे मैं लिखूंगा d-2r/v इंटरवल का इवन मल्टीपल and this value is less than t-t0। t वो टाइम है जिस टाइम के लिए हम वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और t0 स्टार्टिंग टाइम को माना गया है, और इस टर्म को लेस देन इक्वल टू होना चाहिए d-2r/v इंटू 2n+1। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जब आप n की वैल्यू 0 अप्लाई करेंगे तो 0 अप्लाई करने पर टाइम का वैल्यू t0 से t0 प्लस d-2r/v की रेंज में आएगा। और ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आप जानते हैं कि t0 वो टाइम है जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है और t0 से लेकर t0 प्लस d-2r/v तक ये जो वासर है ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 2v मैग्नीट्यूड से ही चलता रहा है। ठीक इसके बाद जब दूसरा इंपैक्ट होता है तो हम जानते हैं कि उसके बाद वासर की जो वेलोसिटी है उसे नल वेक्टर हो जाना होगा। तो इस 0 वेलोसिटी को हम एसोसिएट करेंगे एक दूसरे टाइम रेंज से, उसे आप ध्यान से समझें, वो होना चाहिए d-2r/v इंटू 2n-1 से ग्रेटर होना चाहिए t-t0 और इससे ग्रेटर इक्वल होना चाहिए d-2r/v इंटू 2n को। कुछ इस तरह से हम लिख पाएंगे। अब टाइम इंटरवल को 0 वेलोसिटी से एसोसिएटेड। यहां पर ध्यान रखें
इस सेकंड इक्वेशन में n को मैं एक नेचुरल नंबर कंसिडर कर रहा हूं, जबकि पहली इक्वेशन में n को मैं एक होल नंबर कंसिडर कर रहा हूं। यानी फर्स्ट इक्वेशन में आप n के प्लेस पे 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, जबकि दूसरी इक्वेशन में आप n के प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5 इन वैल्यूज को रख सकते हैं। सो आप ध्यान दें, आप जैसे जैसे आप वैल्यू बदलते जाएंगे n की जगह 0, 1, 2, 3 अप्लाई करते जाएंगे, तो अलग अलग इंटरवल के लिए ये आउटकम 2v और 0 के बीच में स्विच होता जाएगा। सो इस तरह से वासर की वेलोसिटी को प्रेजेंट किया जा सकता है अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए, और कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और यही, एक बार मैं ध्यान से मिला लूं, यही इस प्रॉब्लम का सही आंसर है। सो इस तरह से आप वासर की वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग टाइम के लिए। एक बात यहां पर ध्यान दें, T0 टाइम को बोला जा रहा है, टाइम इंटरवल को नहीं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ में 11:35 PM या AM बोलते हैं, ठीक उसी तरह से T0 एक टाइम है, दैट इज नॉट एन इंटरवल। और T वो टाइम है जिस टाइम पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए T0 को आप 11:33 माने और T को 11:35, यानी 11:35, 11:33, यानी ये जो टर्म में T-T0 लिख रहा हूं, ये इंटरवल को प्रेजेंट कर रहा है। सो T टाइम को बता रहा है। इस फॉर्मूले से हम एग्जैक्टली किसी भी टाइम पर वेलोसिटी को बता पाएंगे, T0 को स्टार्टिंग टाइम मानते हुए। सो इस तरह से आप वेलोसिटी ऑफ वासर, जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मेजर की गई है, उसके लिए टाइम फंक्शन तैयार कर सकते हैं। इसकी दो ही वैल्यू आउटकम के रूप में आ रही हैं, एक 2v और एक 0, और जो अलग अलग टाइम पर हमें मिल रही है, किस टाइम पर कौन सी वैल्यू मिल रही है, उसको इस फंक्शन में n की वैल्यू को चेंज करके देखा जा सकता है। थैंक यू।